हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग 12 के यूनिट 6 को देख रहे थे, जिसमें से कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके पूरे यूनिट को देखें और कुछ ही टॉपिक बच गए हैं। लास्ट टॉपिक जो है बोलिए अब जो है अनुवांशिक कोड जो है जेनेटिक कोडिंग, उसके बारे में जानेंगे और ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज जो है कंटिन्यू फुल सिलेबस तक चलता रहेगा। और चूँकि हमने लेट से शुरू किया था, तो फिर भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग सिलेबस जहाँ तक हो सकता है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही इसको पूरे डिटेल में देखेंगे ताकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई सा भी नीट एग्ज़ाम हो, नेट एग्ज़ाम हो या फिर कोई बोर्ड एग्ज़ाम हो, उसके लिए जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके लिए पूरी तरह से ईजी हो जाए और क्लियर हो जाए। सो आइए प्लीज़ देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। यानी कि हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि मॉडिफिकेशन जो होता है ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात वो किस प्रकार से होता है। आरएनए पॉलीमरेज की संरचना जो है वो किस प्रकार से होती है, कौन से पॉलीमरेज किस आरएनए को कोड करता है, बनाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं इस वाले यूनिट को 12 के जो 6 यूनिट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको थोड़े से जो है ऐसा लगता है कि बाप रे नहीं होगा, बहुत वजन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी वे में हम लोग समझ रहे हैं इस यूनिट को, और इसलिए इसके लंबे एपिसोड होते जा रहे हैं ताकि इसको और भी अच्छी तरह से क्लियर कर सकें, क्योंकि बाकी सब यूनिट के इतने लंबे एपिसोड्स नहीं होंगे। मैक्सिमम 8 से 10 तक में खत्म हो जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, और वो भी सारे पूरे डिटेल्स के साथ। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पार्ट है 16। हम लोगों ने इससे 15 पार्ट पहले देख चुका है, जिसमें से कि आरएनए, डीएनए, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने देखा। डीएनए से आरएनए किस तरह से बनता है वो हम लोगों ने देखा। आरएनए से डीएनए से डीएनए कैसे बनता है ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, और भी कुछ टॉपिक्स हैं उनको हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज में कुल 5 पॉलीपेप्टाइड इकाइयां होती हैं। कितनी होती हैं? तो कुल 5 पॉलीपेप्टाइड इकाइयां होती हैं, जिनमें 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 बीटा डैश। ध्यान दीजिएगा, 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 बीटा डैश एवं 1 सिग्मा फैक्टर होता है। कौन कौन सा होता है? तो 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 बीटा डैश, 1 2 2 4 और 1 5 होता है। ठीक है, इसके अलावे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 प्रकार का होता है। आरएनए पॉलीमरेज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ये आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर ये पूछ दिया जाए कि आरएनए का निर्माण किस पॉलीमरेज के द्वारा होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। यह केंद्रिक में पाया जाता है, इसके द्वारा आरएनए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो आरएनए का निर्माण होता है। सेकंड क्या है? आरएनए पॉलीमरेज 2। यह केंद्रक में पाया जाता है, इसके द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है। थर्ड क्या है? आरएनए पॉलीमरेज 3। तो यह टीआरएनए का निर्माण करता है। कौन सा आरएनए का? टीआरएनए का। देखिए, इसको याद रखने का हम लोग एक मेथड देख सकते हैं कि आरएमटी। इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आरएमटी, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए याद रखने के लिए हम लोग आरएमटी याद रख सकते हैं, जिससे कि आरएमटी का फॉर्म क्या होता है? एमआरएनए, सॉरी आरआरएनए, पहले आर है ना, तो आरआरएनए, ठीक है, एमआरएनए और टीआरएनए। ये जो होता है ये हमेशा सीक्वेंस में होता है, क्योंकि 1 2 3
1 बनाया R, 2 बनाया M, 3 बनाया T। तो क्या लिखेंगे? RMT। RMT का फॉर्म यही होता है और इसीलिए हमने इसको बोला कि आप याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, RMT के फॉर्म को ध्यान में रख सकते हैं, जिससे क्या होता है, याद रखने में आसानी होती है। ठीक है, अब ये एक क्रम है। क्या क्रम है? RMT एक क्रम है। अब हम लोग ये तो जान लिए कि RNA पॉलीमरेज, ठीक है, क्या है, उसमें कुल कितने पॉलीपेप्टाइड हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी हम लोगों ने डिटेल में जाना। अब हम लोग जानेंगे, इससे पहले भी हम लोग पॉलीमरेज के बारे में जान चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे इन शॉर्ट लिखे हैं। ठीक है, तो पहले पीछे वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, यानी कि पश्च अनुलेखन रूपांतरण। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद, जब ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो उसके बाद अब क्या क्या होना बाकी है या क्या क्या होना है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोकैरियोट में अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया दोनों एक ही समय में होती है। प्रोकैरियोटिव यानी कि प्रिमिटिव सेल्स जितने हैं, प्रोकैरियोटिव का मतलब क्या है? प्रिमिटिव, पुराने कोशिकाएं। अब ये नहीं कि हमारी पुरानी कोशिकाएं, जो पुरानी, जो अल्प विकसित थी, ठीक है, जिसमें से कि केंद्रक पूरी तरह से अभी मौजूद नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही प्रक्रियाएं एक ही समय में पूरी होती है। कब कब पूरी होती है दोनों प्रक्रियाएं? एक ही समय में होती है। और क्या है? तो अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन होने से पहले ही अनुवादन प्रारंभ हो जाता है। ये प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यूकैरियोट में क्या होता है उसको भी देखते हैं। यूकैरियोट्स में अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन प्रारंभ होने से पहले, ट्रांसलेशन यानी कि जब प्रोटीन का निर्माण होता है उसको हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, कि यूकैरियोट में अनुवादन होने से पहले प्राथमिक आरएनए, कौन सा आरएनए? तो प्राथमिक आरएनए या पूर्व आरएनए या प्री आरएनए, इन तीनों को एक ही हम लोग बोल रहे हैं। तो प्राथमिक आरएनए को संशोधित किया जाता है। कब? तो ट्रांसलेशन प्रारंभ, ट्रांसलेशन जब शुरू होगा उसके पहले ही। इसने बोलते हैं कि हमरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटिया ठो बज गया था, है ना? तो वही है, यहाँ पे अनुवादन होने के पहले ही प्राथमिक आरएनए को संशोधित कर लिया जाता है। बात समझ में आ गए? अब इस चरण को, जो ये स्टेप है, ये वाला स्टेप, इस स्टेप को आरएनए प्रसंस्करण या फिर आरएनए प्रोसेसिंग या अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन या फिर संशोधन या पश्च अनुलेखन रूपांतरण, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहा जाता है। इनके कितने सारे नाम हो गए, लेकिन आपको क्या जानना है? सिर्फ इस नाम को याद रखना है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहा जाता है। और या नहीं तो फिर क्या? तो प्रसंस्करण, आरएनए प्रोसेसिंग। ये बात तो क्लियर हो गया कि यूकैरियोट में कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, और ट्रांसलेशन के पहले क्या हो रहा है? तो आरएनए संशोधित हो रहा है। आरएनए को केंद्रक छिद्रों के माध्यम से साइटोप्लाज्म में आना होता है। अब आरएनए जो है वो तो केंद्रक में रहेगा नहीं, क्योंकि उसका काम जो है, आरएनए क्या किया? तो आरएनए डीएनए में मौजूद जो सूचनाएं थी उस सूचना को अपने अंदर ले लिया। अब अपने अंदर ले लेने के बाद क्या करना है? उस सूचना को उस जगह तक पहुंचाना है जहां पे उसका यूज है। एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आप कभी भी किसी बाइक या कार के शोरूम गए, आपने क्या किया? वहां से ले लिया, उसको घर पे लाकर, घर पे लाएंगे ना चलाने के लिए, तो आरएनए क्या है? आरएनए सूचना ले लिया। सूचना लेने के बाद उस सूचना को देगा कहां पे? तो कहीं ना कहीं जाएगा तब तो इसलिए जो केंद्रक में छिद्र होते हैं, ठीक है, उसी छिद्र के माध्यम से, जो केंद्रक में होल होते हैं, उस होल के माध्यम से ये कहां पे आ जाते हैं? साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। कौन? तो आरएनए। इसलिए आरएनए को आरएनएज से सुरक्षा के लिए संशोधित किया जाता है। क्या किया जाता है? आरएनएज से प्रोटेक्शन के लिए इसको संशोधित किया जाता है। इसके अलावा
सभी यूकैरियोटिक एमआरएनए, जितने भी यूकैरियोटिक एमआरएनए हैं, तथा बैक्टीरिया और यूकैरियोट दोनों के टीआरएनए, किसके किसके, तो बैक्टीरिया तथा यूकैरियोट के टीआरएनए और यूकैरियोट के एमआरएनए। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजिंग लाइन थोड़ा सा लगेगा, जितने भी यूकैरियोटिक के एमआरएनए हैं, ये बात खत्म हो गया। बैक्टीरिया और यूकैरियोट दोनों के टीआरएनए का प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग होता है। किसका किसका प्रोसेसिंग होता है, यूकैरियोट्स के सभी एमआरएनए का और बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स दोनों के टीआरएनए का। यानी कि यूकैरियोट की बात करें तो उसमें एम और टीआरएनए और बैक्टीरिया के केवल टीआरएनए का प्रसंस्करण होता है। एक यूकैरियोट जीन में कोडिंग क्षेत्र के साथ साथ कई गैर कोडिंग, यानी कि कोडिंग क्षेत्र के साथ साथ कई नॉन कोडिंग मतलब क्षेत्र भी पाए जाते हैं। नॉन कोडिंग साइट क्या पाए जाते हैं, नॉन कोडिंग। कोडिंग क्षेत्र के साथ साथ नॉन कोडिंग पाए जाते हैं। अब यहां पे देखिए कि जो कोडिंग क्षेत्र को एक्सॉन क्या कहा जाता है, एक्सॉन या व्यक्तेक, हिंदी में बोले तो व्यक्तेक और इंग्लिश में एक्सॉन क्या कहा जाता है, एक्सॉन। और जो नॉन कोडिंग होता है यानी कि गैर कोडिंग क्षेत्र, उसको क्या कहा जाता है, इंट्रॉन या फिर अव्यक्तेक, या फिर इंग्लिश में बोले तो इंट्रॉन कहते हैं। अब ये इंट्रॉन और एक्सॉन करता काम क्या है, क्या काम भी है, इसका क्यों पाया जाता है, ये भी देखते हैं। तो एक्सॉन के द्वारा प्रोटीन का कूट लेखन यानी कि कोडिंग होता है। किसका, एक्सॉन के द्वारा। एक्सॉन क्या काम कर रहा है, तो आरएनए का सपोज कर लीजिए एक आरएनए है, यहां पे हमने एक आरएनए बना दिया। एक चीज और जान लीजिए, इस आरएनए में जो हमने ब्लू कलर से ड्रॉ किया वो क्या था, नॉन कोडिंग क्षेत्र था। क्या था, नॉन कोडिंग क्षेत्र था। ठीक है, अब इसको समझने में आसानी होगी। जो रेड वाले लाइन है वो कोडिंग है और जो ब्लू वाले लाइन है वो क्या है, नॉन कोडिंग है। ठीक है, सॉरी, हाँ, एक्सॉन और इंट्रॉन है। ठीक है, जो कोडिंग क्षेत्र है उसको क्या बोल रहे थे, एक्सॉन बोल रहे थे, एक्सॉन बोल रहे थे। और जो नॉन कोडिंग क्षेत्र है उसको क्या बोल रहे थे, इंट्रॉन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, इंट्रॉन बोल रहे थे। ठीक है, अब एक चीज यहां पे और समझिएगा कि एक्सॉन के द्वारा प्रोटीन का कोड होता है। अब ये वाला जो है रेड वाला, ये क्या करेगा, प्रोटीन को कोड करेगा। ये क्या करेगा, तो प्रोटीन को कोड करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन को कोड करेगा। लेकिन वहीं पे अगर यदि इंट्रॉन की बात करें तो उसमें प्रोटीन का कोई कोडिंग नहीं होता है, प्रोटीन का कोई कोडिंग नहीं होता है। ये बात समझ में आ गया कि एक्सॉन के द्वारा प्रोटीन का कूट लेखन होता है, जबकि इंट्रॉन के द्वारा प्रोटीन का कूट लेखन कोड नहीं होता है। इंट्रॉन और एक्सॉन समझ में आ गया होगा। इसके आगे और भी हैं, और भी कुछ बातें हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो पोस्ट ट्रांसलेशन की मॉडिफिकेशन से कुछ और टॉपिक्स रह गए थे, उसको देखते हैं। देखिए, कुछ बातें थी, टॉपिक नहीं, सॉरी। जब एक एमआरएनए का निर्माण होता है उसमें इंट्रॉन तथा एक्सॉन दोनों ही पाए जाते हैं। जब भी आप ये चीज हम अभी जस्ट देखे थे थोड़ा देर पहले कि जब एक एमआरएनए का निर्माण हो रहा है, एमआरएनए का निर्माण हो रहा है कहाँ पे, तो न्यूक्लियस के अंदर। जब एमआरएनए का निर्माण होता है तो उसमें इंट्रॉन तथा एक्सॉन दोनों ही पाए जाते हैं, जिसे एचएनआरएनए क्या कहा जाता है, एचएनआरएनए। एचएन को क्या बोलते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर, क्या कहते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। ठीक है, अब इस हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए के संशोधन के पश्चात एक
मेच्योर एमआरएनए। कौन सा? मेच्योर एमआरएनए। अब आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि मेच्योर आरएनए कब हमें प्राप्त होता है या मेच्योर आरएनए का कब निर्माण होता है, तब हम लोग यहाँ पे ये बात कहेंगे। ठीक है, अब ये हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए जो होता है, अब इसके हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए का जब भी संशोधन हो जाता है आरएनए से, जब भी हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए का संशोधन होता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो मैच्योर आरएनए कहा जाता है। कौन सा? एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, आरएनए संशोधन की प्रक्रिया जो होती है निम्न चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है? तो 3 चरणों में होती है। सबसे पहले एडिशन ऑफ ए कैप ऑन द 5 प्राइम एंड। किस एंड पर कह रहा है? 5 प्राइम एंड, यानी कि 5 प्राइम सिरे पर आच्छादन। एडिशन ऑफ अ पॉली ए टेल ऑन द 3 प्राइम एंड। ठीक है, यानी कि 3 प्राइम सिरे पर पूछन, और स्प्लाइसिंग यानी कि संबंधन। अब यहाँ पे एक चीज बताइए, सपोज कीजिए कि आरएनए एक इंसान, ठीक है, वो बाइक चला रहा है, ऐसा समझ लीजिए, समझने के लिए। अब बाइक चला रहा है, सपोज वो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो छितर बितर हो जाता है ना, तो उसके रक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक कैप पहन लेते हैं, यानी कि हेलमेट, और दूसरा पैर में बूट वगैरह पहन लेते हैं। तो यहाँ पे आरएनए क्या पहनता है? अपने आप को बचाने के लिए तो पहनता क्या है? तो एक कैप पहनता है। क्या पहनता है? कैप पहनता है, और दूसरा एक टेल होता है। तो 5 प्राइम एंड पर, जैसे कि हम लोग एक आरएनए को देख रहे हैं, सपोज कर लिए कि यहाँ 5 प्राइम एंड है और यहाँ पे 3 प्राइम एंड है, तो 5 प्राइम एंड पर क्या होता है? तो यहाँ पे कैपिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? कैपिंग हो जाता है, और यहाँ पे पॉली ए टेल का निर्माण हो जाता है। अब ये क्यों होता है वो भी हम लोग एक चीज देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि 5 प्राइम कैपिंग आच्छादन। एमआरएनए अत्यंत स्थायी होता है, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। एमआरएनए क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। अब स्टेबल होने की वजह से इसको नुकसान भी है। क्या नुकसान है? तो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम आरएनएज के से सुरक्षा के लिए इसे सिरों को सुरक्षित करना आवश्यक होता है। अब वहां पे एक आरएनए राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है। क्या है? राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है। अब राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से सुरक्षा करने के लिए इसके सिरे पर, यानी कि इसके हेड रीजन पर क्या किया जाता है? को सुरक्षित करना आवश्यक होता है। तो सुरक्षित करने के लिए क्या कहता है? इसके लिए गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जीटीई का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है? गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जीटीई लगा दिया जाता है। अब ये जीटीई क्या करता है? तो इसको राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसके लिए हेलमेट कौन हो गया? तो गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। कौन हो गया? गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने के बाद जैसे ही 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड का गठन होता है, आच्छादन यानी कि 5 प्राइम एंड पर कैपिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ताकि राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम उसको कुछ भी हार्म नहीं कर सकता है। इसलिए वहां पे क्या होता है? तो वो गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यानी कि जीटीई का उपयोग किया जाता है। आच्छादन 5 प्राइम कैपिंग की प्रक्रिया में संशोधित गुआनिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि जीटीपी, जिसमें एक मिथाइल समूह जुड़ा रहता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें क्या होता है? जीटीपी, जिसमें से क्या होता है कि एक मिथाइल समूह जुड़ा रहता है, इसको 7 मिथाइल गुआनिन कहते हैं, को एमआरएनए के सिरे पर जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे क्या जोड़ा जाता है? तो जीटीपी को जोड़ा जाता है। किसकी सहायता से? तो गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जीटीई का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? तो जीटीपी को जोड़ने के लिए। अब जीटीपी क्या करता है? तो ऑलमोस्ट इसके हेलमेट की तरह का कार्य करता है, ताकि राइबोन्यूक्लियस एंजाइम इस एमआरएनए को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सके। ठीक है, तो ये क्या ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो एमआरएनए को हार्म करता है, क्योंकि एमआरएनए बहुत ज्यादा स्टेबल होता है।
इसके स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए और इसको हार्म से बचाने के लिए गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, और जो क्या करता है, जीटीपी को जोड़ दिया जाता है। कहां पे? तो 5 प्राइम सिरे पर। कैपिंग समझ गए? सेकेंड क्या है? पॉली ए टेल 3 प्राइम पर। अब यूकैरियोटिक एमआरएनए में 80 से लेकर 250 80 to 250 एडिनोसिन युक्त श्रृंखला को 3 प्राइम सिरे पर जोड़ा जाता है, जिसे पॉली ए टेल कहा जाता है। यहां पे पॉली ए या फिर ए बोलिए का अर्थ क्या होता है? एडिनोसिन। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमने क्या बनाया था, एक आरएनए बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था? आरएनए। अब यहां पे 80 टू 120 80 टू 120 सॉरी 250 है ना, सॉरी 250 80 टू 250 एडेनिन सिर्फ जोड़ा जाता है। यहाँ पे ए यहाँ पे सिर्फ ए रहेगा। कितना? 80 से लेकर के 250 तक। बस यही पॉली ए टेल हो गया। अब एमआरएनए की पूंछन यानी कि टेल 3 प्राइम पॉली ए टेल प्रक्रिया निम्न घटनाओं में सहायता करती है। अब ये क्या क्या काम करता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यह केंद्रक से परिपक्व एमआरएनए को निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करने में सहायता करता है। टेल क्यों जरूरी है? टेल इसको मूव करने में सहायता करती है। ठीक है, टेल इसको क्या करता है? स्विम करने में सहायता करती है। इसके अलावा क्या है, यह एमआरएनए के स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है और उसको बढ़ाता है। क्या करता है? यह एमआरएनए के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्या है, यह ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन के प्रारंभ के समय क्या होता है, यह ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जब शुरू हो रही होती है उस समय अनुवादनकारी, ठीक है, ट्रांसलेशनल फैक्टर अनुवादनकारी के बंधन, ठीक है, क्या कह रहा है, अनुवादनकारी के बंधन के लिए पहचान संकेत यानी कि रिकॉग्नाइजेशन साइन के रूप में कार्य करता है। ये क्या हो गया हम लोगों का पॉली ए टेल। तो क्या हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जब भी हमने देखा कि संशोधन के पश्चात ये मैच्योर आरएनए बन रहा है, तो संशोधन किस प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है, तो 1 2 3। तो हम लोग 1 2 देख रहे हैं, 3 देखते हैं, स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग क्या होता है? इंट्रोन, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं इंट्रोन क्या होता है, तो नन कोडिंग सीक्वेंस होता है। किसका? आरएनए का। तो इंट्रोन जो है नन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ पे लिखा भी है नन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, जो जीन में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? जीन में पाई जाती है और प्रोटीन का कूट लेखन कोड नहीं करती है। ये हम लोगों ने देख लिया है। इसके अलावा स्प्लाइसिंग और थोड़ा सा उसको भी हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। आइए हम लोग स्प्लाइसिंग के बारे में और जानते हैं कि स्प्लाइसिंग का जो होता है, इंट्रोन के बारे में हम लोग जान रहे थे। इसका इंट्रोन जो होता है वो 4 प्रकार के समूह के होते हैं। कितने प्रकार के समूह के होते हैं? 4 प्रकार के। समूह 1, समूह 2, समूह 3 और समूह 4। ठीक है, अब इन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो स्प्लाइसिंग होगा, संबंधन होगा, वो क्या होगा? स्वतः होगा। तो यही लिखा हुआ है, इनका संबंधन स्वतः होता है। इसके स्प्लाइसिंग के एंजाइम एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, ये सेल्फ होता है। समूह सेकेंड जो है सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन, ये भी स्वतः ही होता है, इनका संबंधन भी स्वतः ही होता है। इसके स्प्लाइसिंग के लिए एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग स्प्लाइसियोसोमल इंट्रोन के बारे में पढ़ते हैं तब क्या होता है कि इनका स्प्लाइसिंग जो होता है वो स्वतः नहीं होता है, इसके संबंधन यानी कि स्प्लाइसिंग के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। लास्ट क्या है, 4th समूह, कि इनके स्प्लाइसिंग इंट्रोन, इसके स्प्लाइसिंग के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। बिना एटीपी के जो होता है इंट्रोन का स्प्लाइसिंग नहीं हो पाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इसी यूनिट से, जिसका कि हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड, अनुवांशिक कोड। ठीक है, अब अनुवांशिक कोड, इसकी खोज किसने की थी, इसके स्पेसिफिसिटी क्या है,
इसको क्यों हम लोग जानेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी कि कल के वीडियो में आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर यदि आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हैं, टॉपिक समझ में आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो वाला से ज़्यादा जुड़िए, ताकि आपके कोई भी एग्ज़ाम जो हो उसके कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो और आप बहुत अच्छे रैंक लाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर यदि आपको ऐसे वीडियोस देखने अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, और घंटे के बटन को जरूर दबाइए और फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।